नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने ली 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ। कहा, अमेरिका में हुई स्वर्णिम युग की शुरुआत। अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने की घोषणा। सीमा पर लगा आपातकाल। डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका किया। ड्रग तस्करों को किया आतंकी घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने पर दी बधाई। कहा, साथ मिलकर काम करने को हैं उत्सुक। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर को 164 दिन बाद मिला इंसाफ। अदालत ने रेप मर्डर के दोषी संजय रॉय को सुनाई उम्र कैद की सजा। कहा, यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला नहीं। परिवार और साथी जूनियर डॉक्टर फैसले से खुश नहीं। दिल्ली में नाम वापसी की तारीख समाप्त होने के बाद और बढ़ा सियासी पारा। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की फंडिंग पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की उपलब्धियों पर उठाए सवाल। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का रास्ता साफ। राज्य कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता नियमावली को दी मंजूरी। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, वादा पूरा किया। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। कई दशकों में ऐसा पहली बार हुआ जब राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह खुले में ना होकर अमेरिकी संसद के भीतर हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कई पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जज, ट्रंप का पूरा कैबिनेट, उनका परिवार और साथ ही तमाम देशों के शीर्ष प्रमुख और कई टेक कंपनियों के दिग्गज भी मौजूद रहे। रिपब्लिकन नेता जेम्स डेविड वेंस ने अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। That I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. Against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith. That I will bear true faith. And allegiance to the same. And allegiance to the same. That I take this obligation freely. That I take this obligation freely. Without any mental reservation. Without any mental reservation. Or purpose of evasion. Or purpose of evasion. And that I will well and faithfully discharge. And that I will well and faithfully discharge. The duties of the office. The duties of the office. On which I am about to enter. On which I am about to enter. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Vice President. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में शपथ ग्रहण के बाद अपने पहले संबोधन में कहा, अमेरिका जल्द ही पहले से कहीं अधिक महान, मजबूत और कहीं अधिक समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि न्याय के तराजू को फिर से संतुलित किया जाएगा। The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration,
I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं। आज हमारी सरकार विश्वास के संकट का सामना कर रही है। हमारे पास अभी ऐसी सरकार थी जो अमेरिकी नागरिकों की रक्षा करने में विफल रही। ट्रंप ने कहा कि हमारी सरकार ने विदेशी सीमाओं की रक्षा के लिए असीमित धन दिया है, लेकिन अमेरिकी सीमाओं और अपने लोगों की रक्षा करने से इनकार कर दिया है। The challenges we face, while they are plentiful, they will be annihilated by this great momentum that the world is now witnessing in the United States of America. We now have a government that cannot manage even a simple crisis at home, while at the same time stumbling into a continuing catalog of catastrophic events abroad. It fails to protect our magnificent law-abiding American citizens, but provides sanctuary and protection for dangerous criminals, many from prisons and mental institutions that have illegally entered our country from all over the world. We have a government that has given unlimited funding to the defense of foreign borders, but refuses to defend American borders or, more importantly, its own people. और क्या कुछ कहा डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर, आइए आपको दिखाते हैं कुछ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही हुई बड़ी बातें। आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका को पहले से कहीं ज़्यादा महान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका का स्वर्णिम युग अभी से हो रहा है शुरू। दक्षिणी सीमा पर आपातकाल की घोषणा भी उनके द्वारा की गई। करोड़ों अपराधियों को वापस भेजने का काम शुरू होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। मैक्सिकन ड्रग कार्टेल को अब आतंकवादी संगठन घोषित किया जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि लोगों को उनका विश्वास, धन, लोकतंत्र और स्वतंत्रता वापस दिलाएंगे। देश की सबसे गौरवपूर्ण विरासत शांति निर्माता और एकीकरणकर्ता की होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की इस मौके पर। उन्होंने कहा कि अमेरिका में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा वो करते हैं इस मौके पर। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट पर कहा, मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण पर बधाई। मैं एक बार फिर साथ मिलकर काम करने, दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए तत्पर हूं। आने वाले सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। और आइए अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप का जीवन सफर और राजनीतिक यात्रा। अपने अप्रत्याशित और चौंकाने वाले फैसलों के लिए मशहूर डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में 4 साल बाद एक बार फिर अमेरिका की कमान है। अमेरिका को फिर से महान बनाने निकले ट्रंप के सामने एक बदली हुई दुनिया है, जहां आग और खून में लिपटे इजराइल, हमास और यूक्रेन रूस संघर्ष हैं, तो घरेलू मोर्चे पर अवैध प्रवासियों जैसी कई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं। 1946 में जन्मे रियल एस्टेट कारोबारी से लेकर कसीनो व्यवसाय में हाथ आजमा चुके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राजनीति में भी ऊंचा मुकाम हासिल किया है। यूं तो ट्रंप का पहली बार राष्ट्रपति बनने का सपना 2016 में पूरा हुआ था, लेकिन 1980 के दशक से ही राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने को लेकर बयानबाजी वे करते रहते थे। हालांकि ट्रंप के इन बयानों को तब महज पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर ही देखा जाता था। पिता तो डेमोक्रेट के सदस्य थे, लेकिन ट्रंप शुरुआत से ही रिपब्लिकन पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर थे। साल 2000 में ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की बजाय रिफॉर्म पार्टी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया।
इतना ही नहीं, उन्होंने रिफॉर्म पार्टी से खुद को राष्ट्रपति उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। हालांकि 4 महीने बाद नाम वापस ले लिया। ट्रंप ने बाद में रिपब्लिकन पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। 2012 में ट्रंप को एक बार फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रबल दावेदार के रूप में से माना जाने लगा, लेकिन ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोई घोषणा नहीं की। ट्रंप औपचारिक तौर पर 2015 में अमेरिका की राजनीति में कूदे। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलरी क्लिंटन के साथ हुआ। ट्रंप को चुनाव में हिलरी के मुकाबले लगभग 28 लाख वोट कम मिले, लेकिन इलेक्टोरल वोट ट्रंप के पाले में अधिक आए, जिसकी वजह से ट्रंप राष्ट्रपति बनने में कामयाब रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने माइग्रेशन को लेकर सख्त रवैया अपनाया। अपने कार्यकाल में ट्रंप ने अमेरिका और मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने की योजना पर काम शुरू किया। राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप ने कई मुस्लिम देशों से अमेरिका आने वाले प्रवासियों की एंट्री पर भी बैन लगा दी। राजनीति का रुख करने से पहले एक नजर डालते हैं ट्रंप के कारोबारी सफर पर। महज 25 साल की उम्र में द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बनने से शुरू हुआ सफर 1970 और 1980 के दशक में एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था। हालांकि ट्रंप ने रियल एस्टेट कारोबार को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिया, लेकिन कसिनो का कारोबार उन्हें रास नहीं आया। 1984 में ट्रंप प्लाजा और 1980 में ताज महल जैसे कसिनो में हुए मनमाने खर्च ने ट्रंप को कंगाल बना दिया। उस वक्त कसिनो बनवाने में $1 बिलियन का खर्च आया था। इसी वजह से उन्होंने अपनी 2 कंपनियों को दिवालिया घोषित कर दिया। 90 के दशक तक कारोबार में रसूख हासिल कर चुके ट्रंप सफलता के ऐसे पर्याय बन चुके थे कि उनकी कंपनियों का दिवालिया होना भी उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा था। ट्रंप हर दिन सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे, तो उनके साथ साथ विवाद भी जुड़ते जा रहे थे। और आइए अब कुछ दूसरी खबरों की ओर चलते हैं। बीते साल 9 अगस्त की रात में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद से पूरे देश में गुस्सा था और इस घटना के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। इस घटना के 164 दिन के बाद इस पूरे मामले में आज आरोपी संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है, तो पीड़ित के परिवार समेत बड़ी संख्या में लोग अभी भी फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में कोर्ट ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। 164 दिन की आस, अब जाकर डॉक्टर बिटिया को इंसाफ। अदालत ने दोषी को दिया आजीवन कारावास। साथ ही डॉक्टर बोले नहीं हुआ इंसाफ। 164 दिन के बाद कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को अदालत ने इंसाफ दिया है। विभत्स अपराध झेलने वाली बिटिया को कोलकाता की अदालत ने 57 दिन तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जज ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि यह मामला रेयर ऑफ द रेयरेस्ट यानी दुर्लभतम नहीं है, लिहाजा दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संजय की उम्र कैद 14 साल में खत्म नहीं होगी, उसे बाकी की बची सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही बितानी होगी। उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। राज्य सरकार को मृतका के परिजनों को 17 लाख का मुआवजा देने का फैसला सुनाया गया है। हालांकि सीबीआई की तरफ से कोर्ट के समक्ष कहा गया था कि दोषी को फांसी दी जाए, लेकिन अदालत ने नहीं माना। 64 रेप में जावज्जीवन, 66 में अमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। पीड़ित परिवार की तरफ से कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की गई। उन्होंने जज की तरफ से 50,000 रुपये के मुआवजे की राशि को लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि डॉक्टर बिटिया के हत्यारे को फांसी दी जानी चाहिए थी। पीड़िता को न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले जूनियर डॉक्टरों ने अदालत के फैसले पर असंतुष्टि जाहिर की और सियालदेह अदालत के बाहर विरोध प्रदर्शन कर कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। ये कंप्लीट जजमेंट नहीं लग रहा है। हमको लगता है कि जजमेंट और भी जगह है जहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग अप्लाई करेंगे और ये एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं हुआ है। अदालत के फैसले के बाद राजनीति भी शुरू हो गई। भाजपा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि मामला सीबीआई को मिलने से पहले ही पश्चिम बंगाल पुलिस ने कई सबूत नष्ट कर दिए।
जिससे केस कमजोर हो गया। वहीं कांग्रेस ने भी फैसले पर निराशा जाहिर की है। भैया का बॉडी को जल्द से जल्द क्रीमेट कर दिया गया। किस लिए? संजय राय को बचाने के लिए, एक सिविक वॉलंटियर को बचाने के लिए? कभी नहीं। पूरा केस ममता बनर्जी और उनका पुलिस, उनका प्रशासन दबाने का कोशिश किया है। बंगाल के आम लोगों को ये उम्मीद थी कि कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। एक ही दरिंदों की सजा हुई है। पीड़िता प्रशिक्षु स्नातकोत्तर की द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और अस्पताल में प्रशिक्षु रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में कार्यरत थी। पिछले साल 9 अगस्त की रात्रि ड्यूटी में नागरिकों की सहायता के रूप में स्वयंसेवी के रूप में कार्यरत संजय रॉय ने एक कक्ष में अकेले पाकर पीड़िता चिकित्सक के साथ दुष्कर्म किया और जघन्य तरीके से उसकी हत्या कर दी थी। इसके विरोध में कोलकाता से देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी थी। प्रसन्नजीत बख्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कोलकाता। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था, जिसके बाद अब सभी सीटों पर लड़ाई की तस्वीर साफ हो गई है। इस बीच सभी पार्टियां अपने विरोधियों पर लगातार हमलावर बनी हुई हैं। बीजेपी ने आपको अराजकता, अलगाववाद, आतंकवाद, अफवाहें फैलाने और अपराधियों को शरण देने वाली पार्टी बताया, तो आपने बीजेपी पर दिल्ली की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए एक खाली किताब जारी की। इस बीच कांग्रेस ने भी दोनों दलों पर हमला बोला है, तो ठंड के मौसम में दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दिल्ली की रणभूमि तैयार, अब की बार आर पार। बीजेपी आप कांग्रेस में घमासान, बढ़ा राजधानी का सियासी तापमान। दिल्ली में नामांकन और नाम वापसी का काम खत्म होने के बाद अब सियासी मैदान पूरी तरह से सज चुका है। आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई तीखी होती जा रही है। सोमवार को बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आपका मतलब अराजकता, अलगाववाद, आतंकवाद, अफवाहें फैलाने और अपराधियों को शरण देना है। उधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी की उपलब्धियां शीर्षक वाली खाली पन्नों की एक किताब जारी की और उस पर जमकर हमला बोला। ये आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, अपराधी हो, इनको संरक्षण देना, इनके साथ देना, ये दिल्ली की जनता जवाब मांगती है। अराजकता और सनसनी के पुराने खिलाड़ी हैं अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लोग। एक आज किताब जारी करके भारतीय जनता पार्टी की क्या उपलब्धियां रही हैं, बीजेपी वाले तो ये बताने को तैयार नहीं है, लेकिन हम लोग इसके बारे में आज एक किताब जारी कर रहे हैं और इसको आप लोग जन जन तक पहुंचाइए। उधर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा नेता योगेंद्र चंदोलिया ने दिल्ली शहर आश्रय सुधार बोर्ड फ्लैटों का दौरा किया। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर केंद्र सरकार की सहायता से गरीबों के लिए बने घर को उपलब्ध कराने में बाधा डालने का आरोप लगाया। घोगा, बवाना, नरेला, यहाँ 50,000 से ज्यादा फ्लैट, जिसमें केंद्र सरकार का 60% से ज्यादा पैसा लगा हुआ है, ये गरीबों को, सफाई कर्मचारियों को, मजदूरों को दिए जा सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जानबूझकर इसमें रोड़ा अटकाते रहे, अहंकार की वजह से, धोखे की वजह से, कि गरीब लोगों का भला ना हो जाए। इन दोनों की लड़ाई के बीच कांग्रेस का कहना है कि प्रवेश वर्मा और आम आदमी पार्टी अपने बनाए मुद्दों पर आपस में लड़ रहे हैं। वार्षिक आय में 11,488% की बढ़त है। इतनी बढ़त के बाद तो इनको अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेस स्कूलों को बुलाना चाहिए, इकोनॉमिक्स इन्हें पढ़ानी चाहिए, लोगों को बिजनेस पढ़ाना चाहिए, मतलब इनको तो गेस्ट लेक्चर देने चाहिए। हमसे विकास की बात करें ना, आप भी, मैं ये आग्रह है, हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के मुद्दे पे आए तो जवाब दें, आदमी अपनी बात पूछे। जब हिम्मत ही नहीं है इनमें से किसी पार्टी की विकास के किसी काम पर बात करने की, तो क्या कोई उलझे इनसे। विधानसभा चुनाव के प्रचार में राजनीतिक दलों के नेता जोर शोर से लगे हैं। सभी पार्टियां सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच पोस्टर वॉर जारी है। भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, आपदा वाले घोषणा मंत्री की दिनचर्या देखिए। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के खिलाफ पोस्टर लगातार जारी कर रही है। धीरज और अनुज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू होने वाली है। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने आज यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। बीजेपी लगातार देश में यूसीसी को लागू करने की बात कहती रही है और देश में सभी के लिए समान अधिकारों के लिहाज से उत्तराखंड सरकार का ये कदम बहुत बड़ी पहल होने जा रहा है। उत्तराखंड के बाद अन्य राज्यों में भी यूसीसी को लेकर हलचल तेज है। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करने की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में समान नागरिक संहिता जल्द लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नियमावली को स्वीकृति मिली। सीएम ने कहा कि यूसीसी लागू करने से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। यूसीसी हमारा संकल्प था कि हम इसको लाएंगे, राज्य के अंदर लागू करेंगे। 2022 विधानसभा के आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जब देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने वायदा किया था कि हम देवभूमि में सरकार बनते ही यूसीसी को लागू करने के लिए कमेटी बनाएंगे, एक्ट बनाएंगे, विधेयक पास करेंगे और हमने वो वायदा आज पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। आज मंत्रिमंडल ने एक्ट को मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बहुत जल्द से जल्द हम इसको लागू करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो जाएगा कि देश की आजादी के बाद पहला राज्य होगा जहां यूसीसी लागू हो जाएगा। वहीं सूत्रों के हवाले से ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उत्तराखंड में 26 जनवरी का दिन और खास हो सकता है। इस दिन उत्तराखंड के लिए यूसीसी लागू हो सकता है। उत्तराखंड में पिछले साल 6 फरवरी को उत्तराखंड में यूसीसी बिल पहली बार विशेष विधानसभा सत्र में पेश किया गया था। वहीं 7 फरवरी को इसे विधानसभा में भारी बहुमत से पास कर दिया गया। इसके बाद 13 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर इसे कानून का दर्जा दिया था। उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने से नागरिकों के लिए समान कानून लागू होगा। यूसीसी कानून में सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोगों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। सीएम धामी ने इस नियमावली को राज्य के विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कुछ कैडेटों को पुरस्कृत भी किया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। शिविर में पहुंचने पर एनसीसी के तीनों स्कंदों द्वारा रक्षा मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गार्ड का निरीक्षण किया। कैडेटों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने एनसीसी में बिताए अपने दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि आपके अंदर जो ऊर्जा और जोश है वह उज्जवल भारत का भविष्य है। आपके अंदर न केवल अनुशासन आता है बल्कि सेवा करना भी एनसीसी में आकर सीखते हैं। आपके अंदर जो ऊर्जा और जोश का समावेश है उसमें मुझे साफ दिखता है कि एक राष्ट्र के रूप में हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है और आगे भी रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने अदम्य साहस, शौर्य और कर्तव्य निष्ठा, सेवा और अनुशासन की भावना के लिए 2 कैडेटों को रक्षा मंत्री पदक और 3 कैडेटों को रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। कर्तव्य निष्ठा, सेवा और अनुशासन के लिए रक्षा मंत्री ने 2 कैडेटों को रक्षा मंत्री पदक और 3 कैडेटों को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। कैडेट हमारे साथ हैं असम के सीनियर अंडर ऑफिसर आर्य मित्रनाथ। क्या कहेंगे, आज कितनी खुशी है? सर, आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मेरे घर वालों को भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि इतना बड़ा एनसीसी का इतना बड़ा सम्मान मुझे आज मिला है, तो अच्छा लग रहा है। सर, क्या क्या किया था आर्य आपने? सर, मैंने एक हमारे उधर ही एक्सीडेंट हुआ था जिसपे मैंने पीड़ितों की सहायता किया और उनको 108 बुला के हॉस्पिटल जाने के लिए सहायता किया और उसके वजह से और मुझे मेरा जो एनसीसी में जितने भी माउंटेनिंग कोर्सेस है मैंने सभी सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और मैं आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में एक मेंबर भी हूँ। केरल की जूनियर अंडर ऑफिसर थेजा वीपी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आज कितनी खुशी? सर, आई एम वेरी हैप्पी एंड ये मिलने के लिए बहुत खुश हूँ। आपने क्या किया था थेजा? सर, हमारा केरला में एक डिजास्टर हुआ था। मैं उधर में हम हेल्प किया। उधर डिजास्टर कैंप हुआ था
वहाँ पे हम फैकला बेचल एनसीसी हर दिन वहाँ हेल्प किया सर। ये कैडेट रक्षा मंत्री से पुरस्कार पाकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उत्साहित इसलिए नजर आ रहे हैं जो इन्होंने काम किए हैं, कर्तव्यनिष्ठा, सेवा और अनुशासन के साथ अदम्य साहस और शौर्य के बहुत सी मिसाल पेश की हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तीसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल सर्कुलरिटी का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सहित कई संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें विकास के साथ प्रकृति के संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा। प्रकृति से सामंजस्य बनाकर ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से बहुत पहले ही प्रयास शुरू कर दिए हैं। सर्कुलर इकोनॉमी न केवल नेचर के साथ संरक्षण को बढ़ावा देती है, ये ग्रीन जॉब को बढ़ाने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए, धरती के रिसोर्स को बचाने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक नया वाक्य दिया गया है, वेस्ट टू वेल्थ, ये आने वाले समय के लिए, विकसित भारत के लिए एक ताकतवर टूल बनने जा रहा है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में आग की घटना मामले में सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है। कमेटी 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित कमेटी आग से नुकसान का भी आकलन करेगी। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कमेटी सिलेंडर की क्वालिटी और उससे जुड़े अन्य पहलुओं की जांच भी करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उधर आग की घटना को लेकर महाकुंभ में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से गैस सुरक्षा को लेकर उद्घोषणा भी शुरू हो गई है। महाकुंभ मेले में एलपीजी सिलेंडर के प्रयोग को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।